नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 26 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो हमें वहां पर ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज क्या दी जाती है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज क्या होती है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। मतलब जब आपने MS वर्ड में कोई नई फाइल बनाई, नया डॉक्यूमेंट बनाया, तो आपको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या दी जाती है। यहां पर आपको फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यह होता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11। लेकिन हम मिनिमम फॉन्ट साइज को मिनिमम कर सकते हैं 1 तक और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11, लेकिन मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1638 तक। लेकिन यह मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज की जा सकती है। मिनिमम 1 तक और मैक्सिमम 1638 तक फॉन्ट साइज शॉर्टकट की से सेट होती है। आपको MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन दिया जाता है, ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा, MS वर्ड में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। यहां पर भी आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। यहां पर ड्रॉप डाउन में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है, मिनिमम वह होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या मिला हमें, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, 11। लेकिन MS वर्ड में हम मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी कर सकते हैं, 1। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 1638। लेकिन यह दोनों शॉर्टकट की के माध्यम से ही सेट हो सकती हैं। जबकि MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो 8 होती है, लेकिन हम MS वर्ड में मिनिमम कितनी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम होती है 72, लेकिन हम शॉर्टकट की से कहां तक कर सकते हैं, 1638 तक। और साथ ही साथ MS वर्ड में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए 4 प्रकार की शॉर्टकट की भी होती हैं। हम इन सभी क्वेश्चन को, इन शॉर्टकट की को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं MS वर्ड पर और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। अब हम इन सभी ऑप्शन को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट टाइप किया गया है उसकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 11। ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज क्या मिलती है हमें, 11 फॉन्ट साइज मिलती है। आप यदि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो यहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। लेकिन यदि हम शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम मिनिमम कर सकते हैं 1, मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक। फॉन्ट साइज को कम करने की शॉर्टकट की क्या है, कम करने की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से हम फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं।
डिक्रीज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो गई हमारी 1 हो गई है। शॉर्टकट की से हम फॉन्ट साइज को मिनिमम कर सकते हैं 1। शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और यदि हमें फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, फॉन्ट साइज को बढ़ाना है शॉर्टकट की से, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम किया जा सकता है 1638 तक। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 1638, मिनिमम होती है 1। लेकिन यह शॉर्टकट की के माध्यम से ही हो सकती है। ड्रॉप एंड डाउन में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। तो यहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि एमएस वर्ड में यदि हमें सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है या सिंगल पॉइंट से घटाना है तो क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। आपने अभी एक शॉर्टकट की देखी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे फॉन्ट साइज बढ़ाई जाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे फॉन्ट साइज घटाई जाती है। लेकिन इससे जब आप फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ती है, मल्टीपल पॉइंट में घटती है। यदि आपसे पूछा जाता है सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, वह शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट। क्लोज वाला जो बिग ब्रैकेट होता है इससे हम सिंगल पॉइंट फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं अभी फॉन्ट साइज है 20, हमने कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया, फॉन्ट साइज हो गई 21, 22, 23। इस प्रकार से आप सिंगल फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज वाला। और यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को कम करना है तो आप ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करें कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट जो होता है इसको प्रेस करने पर फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही साथ समझ लिया। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है 11, मिनिमम कितनी हो सकती है 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1638, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से। जबकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है 8, मैक्सिमम क्या होती है 72। यहां पर फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। लेकिन यह मल्टीपल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाती है और घटाती है। यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज, और यदि सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाली की। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित सभी क्वेश्चन को एक साथ समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में यदि कोई एरर आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बग कहा जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें तो बग कहते हैं, लेकिन इन बग को सर्च करने के लिए और बग को करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग के द्वारा प्रोग्राम में आने वाली एरर को फाइंड किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। तो प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें बग कहा जाता है, लेकिन इन बग को सर्च करने के लिए और बग को करेक्ट करने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। डीबगिंग का प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें बग कहा जाता है और बग को सर्च करने के लिए मतलब ढूंढने के लिए और बग को करेक्ट करने के लिए मतलब सुधारने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को बग कहा जाता है और बग को सर्च करने के लिए और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
निम्न में से कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। पास्कल और फोर्ट्रान यह दोनों ही थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। पास्कल और फोर्ट्रान थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड क्या होते हैं? किसी वर्ड का शॉर्टकट, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है नेमोनिक कोड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं? वह होती है असेंबली लैंग्वेज। और यदि हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, मशीन लैंग्वेज में, जिसके लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर का, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए एक शॉर्टकट की पहले भी पढ़ी होगी, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। प्रिंट का मतलब क्या है? हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करना। प्रिंट आउट निकालना मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना। हमसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? वैसे प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, लेकिन वह तो हमें ऑप्शन में ही नहीं दी गई है। जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की है वह तो हमारे चारों ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब प्रिंट करने के लिए कोई और भी शॉर्टकट की यूज की जा सकती है, वह हमें यहां पर बतानी है। आपने कंट्रोल प्लस पी को तो पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा, लेकिन एमएस वर्ड में हम कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी, कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक काम को करने की कई शॉर्टकट की हो सकती हैं। जो बेसिक शॉर्टकट की है वह तो हमें ऑप्शन में दी ही नहीं गई है, हमें यहां पर एक एडवांस शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट F12, जिससे हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब फाइल को प्रिंट करने की एमएस वर्ड में 2 शॉर्टकट की हो गई, कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल शिफ्ट F12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 का यूज किया जा सकता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें इस फाइल को प्रिंट करना है, इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है, तो या तो हम कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंट्रोल शिफ्ट F12 को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक नई शॉर्टकट की जानी, कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है?
निम्न में से कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि एक ही डिवाइस है जो डिजिटल को एनालॉग में बदलती है और एनालॉग को डिजिटल में बदलती है। वह डिवाइस कहलाती है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। जब हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो यह एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है। टेलीफोन लाइन कंप्यूटर सिस्टम समझता है डिजिटल सिग्नल, तो हमें बीच में मॉडेम को लगाना होता है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने का वर्क करती है, और टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आते हैं वह होते हैं एनालॉग, और कंप्यूटर सिस्टम जो सिग्नल समझता है वह होते हैं डिजिटल। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और कंप्यूटर सिस्टम से जो सिग्नल आते हैं वह डिजिटल होते हैं, इनको वापस एनालॉग में बदलती है। तो मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। यह टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। यह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की डिवाइस है, क्योंकि जब हम इसमें एनालॉग सिग्नल को इनपुट करते हैं तो यह हमें डिजिटल आउटपुट देती है, और जब हम डिजिटल को इनपुट करते हैं तो यह एनालॉग सिग्नल का आउटपुट देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। मॉडेम डिवाइस के द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में रैम कहां लोकेट मतलब स्थित होती है? कंप्यूटर सिस्टम में रैम कहां लोकेट होती है मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम कहां होती है, कहां लगी होती है, हमें यह बताना है। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें रैम को कहां पर लगाया जाता है, रैम कहां पर स्थित होती है, यह हमें बताना है। रैम क्या है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम कंप्यूटर सिस्टम की एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी होती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ किया जाता है रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड में लोकेट होती है, मतलब मदरबोर्ड में रैम को लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड में रैम लोकेट या स्थित होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो पावर सप्लाई होती है उसे कहा जाता है एसएमपीएस। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम मदरबोर्ड में लोकेट या स्थित होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। टीएफटी मॉनिटर का एक टाइप है। मॉनिटर का एक टाइप होता है टीएफटी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में मॉनिटर के टाइप्स समझे थे। एक मॉनिटर का टाइप होता है सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे
ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर का टाइप होता है। एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और टीएफटी, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी यह सभी मॉनिटर के टाइप होते हैं और टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपने एमएस वर्ड में देखा होगा जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय कुछ वर्ड के नीचे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई वर्ड लिखा, उसके नीचे कई बार रेड कलर की एक जिगजैग लाइन शो होती है, रेड कलर की। और किसी वर्ड के नीचे या किसी सेंटेंस में आपको ब्लू या ग्रीन कलर की लाइन भी शो की जाती है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करता है, स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करता है। यदि किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की। और यदि कहीं पर आपको ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन शो की जाती है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। आपको यहां पर कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में यदि किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। और यदि किसी वर्ड के नीचे, किसी सेंटेंस के नीचे आपको ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन शो की जा रही है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है, ग्रामर की। और स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड में एक फीचर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 शॉर्टकट की के द्वारा हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को एमएस वर्ड में चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में। एमएस वर्ड के अंदर जब हम टाइपिंग करते हैं, यदि किसी वर्ड में रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। यदि ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन शो होती है तो ग्रामर की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F7। इस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग टाइप करते हैं तो उस वर्ड के नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर की एक जिगजैग लाइन शो की जा रही है। जिगजैग मतलब इसकी स्टाइल है जिगजैग, और यह रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है। इसी प्रकार से यदि आप कहीं पर ग्रामर की मिस्टेक करेंगे तो आपको ब्लू कलर की अंडरलाइन शो की जाएगी। जो एमएस वर्ड के पुराने वर्जन है उसमें ग्रामर की मिस्टेक को ग्रीन कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता था और एमएस वर्ड के न्यू वर्जन्स में ब्लू कलर की लाइन से ग्रामर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वर्ड की यदि स्पेलिंग गलत है तो इसके नीचे हमें रेड कलर की अंडरलाइन शो की जा रही है। इसको करेक्ट करने के लिए हम रिव्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है F7। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह ऑप्शन हमें इस रॉन्ग वर्ड से रिलेटेड कुछ करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करेगा और हम इनको यूज कर सकते हैं या फिर इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, इस वर्ड को इग्नोर भी कर सकते हैं। यहां पर कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं जिनका यूज हम आवश्यकता अनुसार
कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7 और यह रिव्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है मतलब हमारे कंप्यूटर में जो टेम्परेरी फाइल बन जाती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्परेरी फाइल क्या होती हैं? कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करते समय या इंटरनेट का यूज करते समय कुछ फाइल ऑटोमेटिक बन जाती हैं, उन फाइल को कहा जाता है टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल अनयूज्ड फाइल होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को कवर करती हैं और कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को स्लो करती हैं। तो टाइम टू टाइम हमें यह सभी टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देना चाहिए। हमसे पूछा गया है टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .tmp। .tmp टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन .tmp होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे एमएस वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, क्योंकि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है Alt+F8। एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में यदि हमें मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम Alt+F8 का यूज कर सकते हैं। मैक्रो होता क्या है? मैक्रो एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। यदि हमें एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में कोई काम बार बार करना होता है, किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है, तो हम उसे मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी हमें उस वर्क की जरूरत होगी तो हम मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो किसी भी टास्क को, किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है और फ्यूचर में उसको यूज करने की सुविधा देता है। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Alt+F8 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Alt+F8 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम Alt+F8 की को प्रेस करेंगे। Alt+F8 आप देख सकते हैं, Alt+F8 को प्रेस करने पर मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैक्रो ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, तो मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। व्यू टैब के अंतर्गत एमएस वर्ड में, एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो को इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो को इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। यदि आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपको अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो मतलब कोई म्यूजिक या वीडियो को ऐड करना है तो आप कौन से टैब का उपयोग करेंगे पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यदि आप पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपको अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो को ऐड करना है, ऑडियो या वीडियो को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब का ही यूज किया जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट होते हैं जैसे कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इमेज, यह सभी किस टैब में प्राप्त होते हैं? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट होने वाले जो भी ऑप्शन हैं वह सभी हमें कहां प्राप्त होते हैं? इंसर्ट टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑडियो और वीडियो को पावर पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का ही यूज किया जाता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं।
चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन ओपन है। अब यदि हमें इस प्रेजेंटेशन में कोई ऑडियो या वीडियो ऐड करना है तो हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर इंसर्ट टैब के अंतर्गत मीडिया सेक्शन में वीडियो ऑडियो दोनों ऑप्शन हमें प्रदान किए जाते हैं। इंसर्ट टैब के द्वारा हम इमेज या ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से हम ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में पॉइंटर को पेन में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में पॉइंटर को पेन में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में, स्लाइड शो मोड मतलब जब प्रेजेंटेशन प्ले होगा, प्रेजेंटेशन रन हो रहा होगा, उसे क्या बोला जाता है? स्लाइड शो मोड। स्लाइड शो मोड में पॉइंटर को, पॉइंटर मतलब माउस के कर्सर को पेन में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अभी आपके सामने यह जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यह भी एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है और यह स्लाइड शो मोड में ही है, क्योंकि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वह हम आपके सामने स्लाइड शो करके एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी जो प्रेजेंटेशन चल रही है इसमें यदि हमें अपने माउस को पेन में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? अभी हमारा जो माउस है वह ऑलरेडी पेन में है। आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पेन का यूज करते हैं। यह सभी ऑप्शन हमें प्रेजेंटेशन को रन करते समय नीचे कंट्रोल्स के रूप में दिए जाते हैं। यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कई ऑप्शन होते हैं। हमने ऑलरेडी यहां पर पेन को सिलेक्ट करके रखा है। जब हमने दोबारा उस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब पेन हाइड हो गया है। हमें यहां पर माउस का एरो शो किया जा रहा है, एरो। यह हमारा पॉइंटर कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में, जो कि अभी आपके सामने है, पॉइंटर को, यह जो माउस का एरो है पॉइंटर है, पॉइंटर को पेन में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हमारा माउस अभी पॉइंटर के रूप में दिख रहा है। अब यदि हमें इसे पेन में बदलना है, पेन में, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसे पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने Ctrl+P प्रेस किया हमारा पॉइंटर या एरो वापस पेन में बदल गया। अब हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो यदि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब हमारे प्रेजेंटेशन रन हो रहा है उस समय पर यदि पॉइंटर को पेन में बदलना चाहते हैं या पेन को वापस पॉइंटर में बदलना चाहते हैं तो Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+P से पॉइंटर को पेन में बदला जा सकता है या पेन को वापस पॉइंटर में बदला जा सकता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से संबंधित है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन इसको हमने प्रैक्टिकली समझा। अभी हमारा जो पॉइंटर है वह पेन में शो हो रहा है। यदि हम Ctrl+P प्रेस करेंगे तो पेन के स्थान पर पॉइंटर आ जाएगा और यदि हम वापस Ctrl+P प्रेस करेंगे तो पॉइंटर के स्थान पर पेन में आ जाएगा हमारा कर्सर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या होगा? हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या होगा? यह बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑलरेडी पता होगा। यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। अब सीपीसीटी के पेपर में बाइनरी नंबर से, नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है, इसे हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है
आप उसको सेम लिखें। 10101 यह हमें क्वेश्चन में नंबर दिया गया है। अब इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको जहां पर 1 दिया गया है उसको आप 0 से बदल दीजिए और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दीजिए। आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 को 0 से बदलना होता है और 0 को 1 से बदलना होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। अब सीपीसीटी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। आपको यदि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने दिया जाता है तो आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है 01010। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2B, B2C, C2C किसके प्रकार होते हैं? B2B, B2C या C2C किसके प्रकार होते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स के टाइप होते हैं B2B, B2C और C2C। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं या सेवाएं खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को परचेस और सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के टाइप होते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यह सभी ई कॉमर्स के टाइप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। B2B, B2C, C2C ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं? HTML में हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं? यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML से। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज तैयार किए जाते हैं, वेब पेज बनाए जाते हैं और HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। स्टैटिक HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं, स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है HTML में हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं? तो HTML के अंतर्गत 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं, 6 प्रकार के, जो कि H1 टैग से लेकर H6 टैग तक होते हैं। मतलब H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H का मतलब है यहां पर हेडिंग। तो HTML के अंदर 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं और H1 यहां पर सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। मतलब H1 लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो HTML के अंतर्गत 6 प्रकार के हेडिंग टैग यूज किए जाते हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। HTML में 6 प्रकार के हेडिंग टैग यूज किए जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शेष से अलग है? इनमें से कौन शेष से अलग है? यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि 3 ऑप्शन तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन एक ऑप्शन अलग है, वह कौन सा है? इनमें से कौन शेष से अलग है? मतलब टोटल 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, वह हमें यहां पर बताना है। तो यहां पर जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर। यह तीनों ही सीपीयू के मतलब प्रोसेसर के कंपोनेंट होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू या
प्रोसेसर, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत क्या आ जाता है, रजिस्टर। यह तीनों ही CPU या प्रोसेसर के कंपोनेंट हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर यहां पर अलग है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब एक मेमोरी जो कि CPU या प्रोसेसर के अंदर ही होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर, सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि CPU या प्रोसेसर के अंदर ही होती है। और यह तीनों CPU या प्रोसेसर के कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी या रजिस्टर। तो यहां पर अलग कौन हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। जो कंट्रोल यूनिट थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थी और रजिस्टर था, यह तीनों ही CPU या प्रोसेसर के कंपोनेंट थे, लेकिन प्रिंटर CPU या प्रोसेसर का कंपोनेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में पेन को इरेजर में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अभी हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन भी इसी प्रकार का समझा था। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में। स्लाइड शो मोड का मतलब क्या है, जब हमारी प्रेजेंटेशन रन हो रही है, प्ले हो रही है, स्लाइड शो मोड में पेन को इरेजर में, पेन मतलब आप देख सकते हैं यहां पर हम पेन का यूज कर रहे हैं कोई भी चीज लिखने के लिए, इरेजर मतलब रबर, मिटाने के काम आती है। पेन को इरेजर में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमने समझा था, पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए क्या शॉर्टकट की है। तो पॉइंटर को पेन में बदलना है या पेन को पॉइंटर में बदलना है, तो शॉर्टकट की थी Ctrl+P। लेकिन अब हमसे पूछा गया है, यदि हम अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले कर रहे हैं, स्लाइड शो कर रहे हैं और हम पेन का यूज कर रहे हैं, यह पेन है, हम ऑलरेडी किसका यूज कर रहे हैं, पेन का। और यदि हमें पेन को किस में बदलना है, इरेजर में, इरेजर मतलब रबर में, जो कि क्लीन करने के काम में आती है, मिटाने के काम में, तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे। इरेजर की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ई से, तो आपको याद रखना है Ctrl+E। Ctrl+E से हम पेन को किस में बदल सकते हैं, इरेजर में। जबकि Ctrl+P से क्या हुआ था, हमने पॉइंटर को बदला था पेन में या पेन को बदला था वापस पॉइंटर में। तो अभी हमारा कर्सर ऑलरेडी पेन में सिलेक्ट, पेन यूज कर रहे हैं। इसको यदि इरेजर में बदलना है तो हम Ctrl+E को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं पेन बदल गया इरेजर में। अब हम यहां पर इरेजर से किसी भी टेक्स्ट को क्लीन कर सकते हैं। हमने पेन से जो भी लिखा है उसको क्लीन करने के लिए हम इस इरेजर का यूज कर सकते हैं। तो पेन को यदि इरेजर में बदलना है तो Ctrl+E का यूज किया जाता है, Ctrl+E का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+E से हम पेन को इरेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली, पेन को इरेजर में बदलने के लिए क्या होता है, Ctrl+E। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ओपन विंडो में विंडोज मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। करंट ओपन विंडो में विंडोज मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब आपके कंप्यूटर पर जो भी विंडो अभी ओपन है, जो भी विंडो आपके सामने खुली हुई है, उसमें यदि आपको विंडोज मेन्यू को ओपन करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। विंडोज मेन्यू क्या होता है, पहले हम आपको यह प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर की विंडो पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का विंडो है, डायलॉग बॉक्स है, इसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, यह हमारी करंट विंडो कहलाएगी। अब यदि हम यहां पर ऑल्ट के साथ स्पेस को प्रेस करें, Alt+स्पेस, तो आप देख सकते हैं एक विंडोज मेन्यू ओपन हो गया है, जिसमें रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन हमें प्रदान किए जाते हैं। तो कोई भी विंडो यदि आपके सामने अभी ओपन है और आप
ऑल्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे तो इस विंडो का विंडोज मेन्यू ओपन हो जाता है। जो भी विंडो आपके सामने अभी ओपन है, यदि उस विंडो में आपको विंडोज मेन्यू को ओपन करना है जिसमें क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं, तो ऑल्ट प्लस स्पेस को प्रेस करना होता है। ऑल्ट प्लस स्पेस विंडोज मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करंट विंडो में विंडोज मेन्यू को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक किस अलाइनमेंट पर आपका टेक्स्ट टाइप होता है? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड के अंदर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और आपको चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L शॉर्टकट की यूज की जाती है। राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R शॉर्टकट की यूज की जाती है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की यूज की जाती है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। हर अलाइनमेंट की अपनी अपनी एक शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ सेक्शन में हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं। लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि ऑटोमेटिक सेट रहता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में या जस्टिफाई अलाइनमेंट में। लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल का पेज। वर्कशीट मतलब क्या है? एमएस एक्सेल का पेज। हम एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं, फाइल को तो कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और जो फाइल होती है उसका डिफॉल्ट नेम होता है बुकवन। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और इसका ऑटोमेटिक नाम क्या होता है? बुकवन। लेकिन एक्सेल का जो पेज होता है, एक्सेल के अंदर हमें जो पेज दिया जाता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। और वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम होता है शीट वन। वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट वन। जबकि फाइल का मतलब वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक वन। तो हमसे पूछा गया था एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? वह होता है शीट वन। जबकि फाइल का मतलब वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम शीट वन होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक फाइल बनाई है। ऑटोमेटिक फाइल का नाम आप देख सकते हैं क्या है? बुक वन। जो एक्सेल में फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। और वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक वन होता है। और एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। और वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट वन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शीट वन वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए
और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।